जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MIL हिंदी, वो भी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 18 की, जिसका नाम है पिपलांतरी एक आदर्श गांव, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें पहला प्रश्न है हमारा बोध एवं विचार का, जिसमें से कहा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें से पहला प्रश्न है पिपलांतरी गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। ठीक है, नंबर ख में प्रश्न पूछा गया था पिपलांतरी गांव का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों दर्ज हुआ था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 संगमरमर पत्थर के लिए। यहाँ पे जो आंसर दिया गया है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो मॉडल्स हैं या फिर जो नोटबुक है उसमें दिया गया है आदर्श गाँव होने के कारण, तो इसको आप लोग एक बार फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर में साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि संगमरमर पत्थर के लिए ही पिपलांतरी गांव का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। किस भाषा में पिपलांतरी नामक एक सिनेमा भी बना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगला। तो यहाँ पे हिंदी जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है घ नंबर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पिपलांतरी गांव के लड़के लड़कियों की पढ़ाई के लिए कितने रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 60 लाख। ऑप्शन जितना में भी रहता है कोई बात नहीं है, 60 लाख इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग, बात करेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो 2 नंबर के प्रश्न में, जिसमें से पहला प्रश्न है पिपलांतरी गांव जयपुर से कितनी दूरी स्थित है। तो पिपलांतरी गांव जयपुर से 350 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महाराणा नंबर प्रश्न है कि ख नंबर प्रश्न है महाराणा प्रताप के जन्म स्थान का क्या नाम है। तो महाराणा प्रताप के जन्म स्थान का नाम उदयपुर है। उसके बाद ग नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि ट्री सिस्टर्स नामक सिनेमा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे ट्री सिस्टर्स नामक सिनेमा का निर्माण अर्जेंटीना के सिनेमा बनाने वाले दल द्वारा या फिर ग्रुप द्वारा हुआ है। घ नंबर प्रश्न में लिखेंगे श्याम सुंदर पालीवाल की माता जी का देहांत कब हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे कि श्याम सुंदर पालीवाल के जन्म लेने के 6 वर्ष के अवस्था में ही उनकी माता जी का देहांत हुआ था। मतलब श्यामलाल पालीवाल जब 6 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। श्याम सुंदर पालीवाल ने पिपलांतरी गांव के मुखिया का पद कब संभाला था। तो उन्होंने 2005 में पिपलांतरी गांव के मुखिया का दल संभाला था, या फिर पद संभाला, सॉरी दल नहीं पद संभाला था। नंबर 6 में प्रश्न है पिपलांतरी गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला। तो पिपलांतरी गांव को सन 2007 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। 3 नंबर प्रश्न है जिसमें से कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जिनमें से पहला प्रश्न है पिपलांतरी गांव की अवस्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो पिपलांतरी गांव है वो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, उससे लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ठीक है, पिपलांतरी गांव पहले किन समस्याओं से ग्रस्त था। तो पिपलांतरी जो गांव था सबसे पहले प्रदूषण एवं जल की समस्याओं से ग्रस्त था। जो भूजल था वो बहुत स्तर नीचे, मतलब भूजल का जो स्तर था वो बहुत नीचे चला गया था। तो ऊपर से संगमरमर की वहाँ पे संगमरमर पत्थर की खुदाई से पर्यावरण नष्ट हो गया था। लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार होने लगे थे। ग नंबर प्रश्न में आता है कि पिपलांतरी गांव की उपलब्धियों को किन किन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो पिपलांतरी गांव की उपलब्धियों को डेनमार्क की प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और राजस्थान सरकार ने भी इस गांव की उपलब्धियों को 7वीं और 8वीं कक्षा का पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं ग नंबर जो प्रश्न है, जिसमें किरण निधि योजना क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। आंसर में लिखेंगे किरण निधि योजना गांव जो पिपलांतरी गांव में प्रत्येक लड़की के जन्म लेने पर 111 पेड़ लगाने का नियम है। किरण निधि योजना के तहत ये कार्य किए जाते हैं। इसकी शुरुआत यूं हुई, गांव के मुखिया श्याम सुंदर पालीवाल की लड़की किरण की अकाल मृत्यु पर इसे ईश्वर की इच्छा समझकर उन्होंने एक पेड़ लगाया था, तभी से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, श्यामलाल
श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव वासियों को कौन कौन से दायित्व सौंपे थे? तो श्याम सुंदर जो पालीवाल थे उन्होंने गांव वासियों को 4 दायित्व उन्होंने दिया था। पहला था पुत्री का पालन पोषण पुत्र के समान करना, ठीक है, किसी भी लड़की का पालन पोषण लड़के के जैसा होना चाहिए। दूसरे नंबर इन्होंने दायित्व दिया था जल का संरक्षण करना है। तीसरे नंबर पे इन्होंने दायित्व दिया था पेड़ पौधे लगाना एवं अपनी संतान की तरह उसकी देखभाल करना। तथा चौथा नंबर इन्होंने दायित्व दिया था कृषि कार्य के द्वारा अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करना, मतलब खेतीबाड़ी करने को इन्होंने कहा था, क्योंकि उस एरिया में खेतीबाड़ी होना बंद हो गया था। अगला नंबर प्रश्न है पिपलांती गांव में लड़की के जन्म पर लोग क्या करते हैं? तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि पिपलांती गांव में लड़की के जन्म पर लोग उत्सव मनाते हैं तथा उसके नाम पर गांव में 111 पेड़ लगाते हैं। गांव वाले मिलकर 21,000 ठीक है 21,000 रुपये जमा करते हैं तथा लड़की के माता पिता से भी 10,000 रुपये लिए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 31,000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में लड़की के नाम से बैंक में जमा किए जाते हैं। ठीक है, लड़की के जन्मदिन पर यही होता है। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है पिपलांती गांव में रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है? इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि रक्षाबंधन के दिन गांव की महिलाएं एवं लड़कियां वृक्षों को रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधकर उसकी रक्षा की कामना करती हैं। इससे वृक्ष एवं मनुष्य का संबंध प्रगाढ़ होता है। आगे प्रश्न है 6 नंबर जिसमें पूछा गया है कि जल संरक्षण से क्या लाभ होता है? तो आंसर में लिखेंगे जल संरक्षण से दोहरा लाभ होते हैं। पहला यह कि हम जल को पुनः उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा, इससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है, क्योंकि जो पिपलांती गांव था उसमें भूमिगत जो जल स्तर था बहुत नीचे चला गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग विज्ञान नंबर में देखेंगे कि पिपलांती गांव में संगमरमर पत्थर की खुदाई का क्या प्रभाव पड़ा था? आंसर में लिखेंगे कि संगमरमर पत्थर की खुदाई का पिपलांती गांव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया था उसका प्रभाव। एक और पर्यावरण नष्ट होने लगा तो दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं पर व्यापारियों ने अधिकार जमा लिया। इससे गांव का परिवेश दूषित होने लगा, पेड़ पौधे काटे जाने लगे, लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए जल मिलना मुश्किल हो गया था। आगे का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है पिपलांती गांव में सरकारी सहायता से क्या क्या बनाया गया है? उत्तर में लिखेंगे पिपलांती गांव में सरकारी सहायता से विद्यालय की स्थापना करवाई गई है, ग्राम पंचायत एवं आंगनबाड़ी का कार्यालय बनवाया गया है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है ये 4 नंबर प्रश्न है जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न पूछा गया था कि प्राकृतिक संपदाओं में धनी होने के बावजूद पिपलांती गांव के लोग बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करते थे, आखिर क्यों? तो इसके जवाब में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि जो उपजाऊ जमीन था वहाँ का भूमि था, तो उपजाऊ भूमि एवं प्राकृतिक संपदा वाला पिपलांती गांव अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। वहाँ संगमरमर पत्थर की भरमार है, लेकिन लोगों की अज्ञानता और व्यापारियों द्वारा संगमरमर पत्थर के खदानों के दोहन का अर्थात मतलब हो गया यहाँ पे जबरदस्ती उसको बाहर निकालकर यहाँ से ले जाना। ठीक है, तो दोहन के कारण वहाँ का पर्यावरण नष्ट हो गया था, बचा कुचा जल जो था वो प्रदूषित हो गया था, खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्राकृतिक संपदाओं में धनी होते हुए भी पिपलांती गांव के लोग बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करते थे। ख नंबर प्रश्न है श्याम सुंदर पालीवाल ने पिपलांती गांव का काया पलट कैसे किया था? तो इसके जवाब हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इसके जवाब में सन 2005 के पहले पिपलांती गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय का मतलब बहुत ही दुखदायक थी। गरीबी, भूखमरी एवं प्रदूषण की मार झेल रहे गांववासी गांव छोड़कर अन्य जगहों पर चले गए थे। ठीक है, मतलब गरीबी और भूखमरी और प्रदूषण से लोग गांव को छोड़ रहे थे, परंतु 2005 में श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव के मुखिया बनते ही स्थिति में बहुत सुधार होने लगी और श्याम सुंदर
पालीवाल ने किरण निधि योजना की शुरुआत की तथा प्रत्येक लड़की के जन्म पर गांववासियों को 111 वृक्ष लगाने का नियम बनाया। फिर प्रत्येक गांववासी को 4 दायित्व सौंपे गए। सबने अपने दायित्व का ईमानदारी एवं तत्परता से पालन किया। अन्य कई योजनाएं शुरू की गई। देखते ही देखते पिपलांत्री गांव का कायापलट हो गया था। नंबर प्रश्न में है, जिसमें पूछा गया है कि पिपलांत्री गांव में लड़कियों के जन्म और पालन पोषण के संबंध में क्या क्या नियम है और इसका अनुपालन किस प्रकार किया जाता है। तो इसके जवाब में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि पिपलांत्री गांव में लड़कियों के जन्म और लालन पालन में के संबंध में कई नियम हैं। लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने और उसके नाम पर 31,000 रुपये बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कराए जाते हैं। और लड़की का पालन पोषण लड़का के समान किया जाता है। लड़की के जन्म पर गांव भर में उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे नंबर प्रश्न है, जिसमें हमारे देश में लड़का और लड़की के अनुपात में अंतर होने का क्या कारण है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि हमारे देश में आज भी लड़कियों के प्रति उपेक्षा की भावना देखी जाती है। कुछ लोग जन्म लेते ही लड़की को जंगल झाड़ियों में फेंक देना चाहते हैं। कुछ लोग लड़कियों को गर्भ में ही मार देना चाहते हैं। लिंग परीक्षण कराकर गर्भपात करा देते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कुछ राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से लड़का लड़की के अनुपात में बहुत अंतर पाया जाता है। जो उसके बाद वाला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि पिपलांत्री एक आदर्श गांव पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इसमें हम लोग लिखेंगे, पिपलांत्री इस पाठ को पढ़कर सबके मन में अपने अपने गांव को पिपलांत्री गांव की तरह बनाने की प्रेरणा जागृत होती है। गांव को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बस मनुष्य में इच्छा शक्ति एवं परिकल्पना ही काफी है। धैर्य, एकाग्रता एवं नियमबद्ध तरीकों से किया गया कठिन एवं असंभव काम भी आसानी से संपन्न हो जाता है। वहाँ के कार्यकलापों एवं महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा भी मिलती है। 5 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि आशय स्पष्ट करना है, जिसमें से पहला नंबर प्रश्न है, धैर्य, एकाग्रता, साहस एवं नियमबद्ध तरीके से किया गया कठिन और असंभव काम भी आसानी से संपन्न हो जाता है। किया गया कठिन मतलब धैर्य और साहस जो हम लोग का नियमबद्ध तरीके से जो काम करते हैं वो भी आसानी से संपन्न हो जाता है। इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यह पंक्तियां जो है वो पिपलांत्री एकादश नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक ज्योति प्रसाद बुरा गोहाई हैं। लेखक एक पत्रकार हैं और यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे तो असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि मनुष्य यदि चाहे तो वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। बस आवश्यकता है उसके अंदर धैर्य, एकाग्रता, साहस एवं नियमबद्ध आदि गुणों का होना। मतलब ये सारे के सारे गुण एक आदमी के अंदर होना चाहिए, तभी जाकर वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। ये सभी गुण मनुष्य को जीवन में सफल बनाते हैं और उसे महानता के उच्च शिखर पर पहुंचाते हैं। अगर हम लोग बात करें ख नंबर आशय स्पष्ट करने को जो प्रश्न दिया गया था उसकी, तो पूछा गया है, परंतु विनाश की खाई से विकास के सोपान पर कदम बढ़ाने वाला यह पिपलांत्री गांव आज संसार के लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे। तो ये वाला जो लाइन है ये भी तो सेम होगा ऊपर का, कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, बस इसमें देखना है कि यह पंक्तियां पिपलांत्री एकादश गाँव नामक पाठ की है। इसके लेखक जो है वो ज्योति प्रसाद बुरा गोहाई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजस्थान का यह पिपलांत्री गांव विकट परिस्थितियों से उभरकर किस प्रकार एक विकसित एवं आदर्श गांव के रूप में परिणत हो गया है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि संगमरमर जैसे खनिज पर संपदा का दोहन करके व्यापारियों ने पिपलांत्री गांव को कंगाल बना दिया था। वहां का परिवेश नष्ट हो गया था, जल का अभाव हो गया था, प्रदूषण इतना फैल गया था कि लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार होने लगे थे। खेतीबाड़ी एवं रोजगार के अभाव के कारण लोग गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने लगे थे। परंतु परिस्थितियां बदली और गांव वालों के सामूहिक प्रयास से यह गांव आज विकास की सीढ़ियां चढ़ते गया और आज दुनिया भर के लोग उसे देखने आते हैं।
ठीक है। नंबर जो प्रश्न है जिसमें से पूछा गया है, पेड़ लगा देने मात्र से हम प्रकृति को नहीं बचा सकते। ये रहा प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि पेड़ लगा देने मात्र से हम प्रकृति को नहीं बचा सकते, अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण करना तथा जल संरक्षण जैसे कार्यों पर भी बल देना आवश्यक है। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि यह पंक्तियां पिपलांतरी एक आदर्श गांव नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक या फिर रचयिता ज्योति प्रसाद बुढ़ागुआई हैं। लेखक ने यहाँ यह समझाने का प्रयास किया है कि केवल पेड़ लगा देने से हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता। इन पंक्तियों का आशय यह है कि केवल पेड़ लगाकर ही हम पर्यावरण या प्रकृति को रक्षा नहीं कर सकते। यहाँ पे उसका उचित देखभाल करना आवश्यक है। अपने पुत्र पुत्रियों की तरह हम पेड़ों का पालन पोषण एवं देखभाल करना हमें पड़ेगा, ठीक है। तभी पेड़ बचेंगे और हरियाली बढ़ेगी। समय पर वर्षा होगी, उसके अतिरिक्त पानी बचाना और उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है ताकि अन्य कार्यों के लिए पानी का भंडार बचा रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत जो दिए गए हैं उसको। तो पहला नंबर इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। ये मुहावरा जो दिया गया है जैसे हाथ फैलाना, काया पलट होना, हाथ पर हाथ धर कर बैठना, मुंह ताकना, फूला न समाना। तो दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बहुत सारे हिंदी के ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्लास 9 या 10 में रहते हैं लेकिन उनको हिंदी के मुहावरे के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आप लोगों के लिए मुहावरे और लोकोक्ति का वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो इसमें से जो पहला है हाथ फैलाना, ठीक है। हाथ फैलाना से वाक्य बनाएंगे हम लोग। तो हाथ फैलाना शब्द जो इससे देकर हम लोग वाक्य बनाएंगे, ये मुहावरा है। तो इसका मतलब हो गया दूसरों से सहायता लेना या फिर सहायता मांगना। तो रुपए, इसका सेंटेंस हम लोग कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि रुपए के लिए रवि हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, ठीक है। काया पलट होना, इसका मतलब हो गया पूरी तरह बदल जाना, ठीक है। इसका हम लोग वाक्य बनाएंगे कि देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट हो गई, दिल्ली की काया पलट हो गई। हाथ पर हाथ रखना मतलब कुछ न करना, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना मतलब कुछ न करना। तो यहाँ पे लिखा गया है मेहनत करो, इस तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हाथ पर हाथ धर कर बैठना, ये एक ही लाइन है। यहाँ पे देखो आप, हाथ पर हाथ धर कर बैठना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मुंह ताकना। मुंह ताकना का मतलब हो गया दूसरे से मदद की उम्मीद रखना। तो ये यहाँ पे सेंटेंस इस प्रकार है कि वह रुपये के लिए हमेशा दूसरों का मुंह ताकता है, ठीक है। उसके बाद है फूला न समाना। यहाँ पे फूला न समाना का मतलब हो गया बहुत खुश होना। तो कक्षा में प्रथम आकर मतलब फर्स्ट डिवीजन में आकर महेश फूला नहीं समा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की, जो कि भाषा एवं व्याकरण का अंतर्गत है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह करते हुए समास भेद भी लिखिए। जिला अंतर्गत, महाराणा, नियमबद्ध, विश्वविद्यालय, जल स्तर, गांववासी, भ्रूण हत्या, पालन पोषण, लड़का लड़की, रक्षा सूत्र, प्राणवायु, महाराष्ट्र, शोकाकुल, नवयुवक। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को समास करने में अगर दिक्कत होती है, दिक्कत तो होगी ही, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जो वीडियो दी गई है या फिर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सारे का सारा समास का वीडियो अपलोड है। आप लोग जाकर चैनल को, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों को बता देता हूँ कि समासिक शब्द कौन सा है, विग्रह भेद कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये रहा समासिक शब्द, जिसमें ये जो जितना भी शब्द दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये जितना भी शब्द दिया गया है ये सारा का सारा समासिक शब्द है। जैसे ये जिला अंतर्गत, महाराणा, नियमबद्ध, विश्वविद्यालय, जल स्तर, ये सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। विग्रह कैसे करेंगे तो वो मैं बता देता हूँ। जिला अंतर्गत मतलब हो गया जिला के अंतर्गत, और इसका भेद हो गया ये तत्पुरुष समास है। कैसे तत्पुरुष समास है, इसको आप लोग जाकर समास वाली जब वीडियो आप लोग देखोगे तो सारी चीजें वहां पे आप लोगों को क्लियर कट समझाया गया है। यहाँ पे इतने शॉर्ट टाइम में नहीं समझाया जा सकता। महान है जो राणा अर्थात कर्मधारय समास। उसके बाद नियमबद्ध, नियमों से बंधा हुआ, ये भी तत्पुरुष समास है। उसके बाद विश्व का विद्यालय, विश्वविद्यालय, इसमें तत्पुरुष समास है। जल का स्तर,
तत्पुरुष समास है जल का स्तर, गांव का वासी तत्पुरुष समास है, भ्रूण की हत्या तत्पुरुष समास है, पालन और पोषण ये द्वंद्व समास है, और जो बीच में आता है इसका ट्रिक मैंने बताया है वहाँ पे, ठीक है। एक बार में देखते ही आप लोगों को पता लग जाएगा अगर आप लोग उन वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो। लड़का और लड़की द्वंद्व समास है, रक्षा रूपी सूत्र ये कर्मधारय समास है, प्राण के लिए वायु ये तत्पुरुष समास है, महान है जो राष्ट्र ये कर्मधारय समास है, शोक में डूबा हुआ शोकाकुल तत्पुरुष समास है, नया है जो युवक नवयुवक ये भी कर्मधारय समास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं इस चैप्टर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। इसके ऊपर भी आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मनुष्य, पत्थर, साहस, संघर्ष, नदी, जलाशय, वृक्ष, जल, हवा, जंगल आदि इन सारी चीजों का एक एक और नाम बताना है। जैसे मनुष्य का एक और नाम हो गया मानव, पत्थर का और एक नाम हो गया पाषाण, साहस का और एक नाम हो गया हिम्मत, संघर्ष का और एक नाम हो गया युद्ध, उसके बाद नदी का और एक नाम हो गया सरिता, जलाशय का और एक नाम हो गया तालाब, जल का और एक नाम हो गया पानी, जंगल को और एक नाम से जानते हैं वन, वृक्ष को और एक नाम हम लोग बोल सकते हैं पेड़, हवा को और एक नाम हम लोग दे सकते हैं या फिर जानते हैं वायु। जैसे आप लोगों का उदाहरण के तौर पर अगर आप लोगों के विद्यालय का नाम अलग है तो घर पे बुलाने वाला भी नाम आप लोगों का अलग होता है, लेकिन दोनों का आदमी तो एक ही है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने ये बताया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।